एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। एसएससी जे 2023 का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट भी हो गए हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों और सिविल के हों। उन सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की और एक एक सीट ले भी ली, एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। पर अब एसएससी जे 2024 के स्टूडेंट्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जून में ही आपका एग्जाम है। आपके पास 4 से 5 महीने रह चुके हैं और अगर आपने एक टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करी तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल की सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यस, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक प्लान्ड मैनर में, एक डायरेक्शनल मैनर में, एक टारगेटेड स्टडी करी, अपने लिए एक अच्छा टारगेट सेट किया, तो डेफिनेटली जिस तरीके से 2023 में स्टूडेंट्स ने सीट्स ली है, सेलेक्ट ली हैं, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम मैंने यहाँ पर बहुत पढ़ाई करी, पर सिलेक्शन जो मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं एसएससी जे 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करूंगी। अगर आप मैकेनिकल के हैं एंड यस अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हैं, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है वो एक साथ ही डिसाइड हो रही है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप एमईएस ले लो, चाहे आप सीपीडब्ल्यूडी ले लो, इनकी कट ऑफ मिक्स ही आ रही है। तो यहाँ पर जो मैं टारगेट सेट कर रही हूँ वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के स्टूडेंट्स के लिए सेट हो सकता है। पर क्योंकि मैं एक मैकेनिकल की फैकल्टी हूँ, आप लोग मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं मैकेनिकल की फैकल्टी हूँ और मैकेनिकल में मैं प्रोडक्शन और हीट ट्रांसफर यहाँ पर इंजीनियर्स वाला में आपको पढ़ाती हूँ। तो मैं क्योंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फील कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मैकेनिकल स्टूडेंट्स डाल रखा है। ठीक है, तो इस बार सबसे पहले एसएससी जे 2023 की जो कट ऑफ रही है हम उसको डिस्कस करेंगे और उस कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए भाई हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, हमें क्या टारगेट करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं 2023 का ये जो साल था वो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान ही था, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि 2023 के पहले पिछले लगभग 6 से 7 सालों तक जो सीट्स का अलॉटमेंट हो रहा था इसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को बहुत कम सीट्स मिल रही थी क्योंकि मेंस का एग्जाम होता था। बट इस बार क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो चुका है तो यहाँ पर फुल अपॉर्चुनिटी है और अच्छी खासी सीट्स अनाउंस हुई है, या आप कह सकते हो अलॉट हुई है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को 2023 में। आप ये कह सकते हो बिल्कुल फेयर गेम प्ले हुआ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल बराबर लगभग बराबर सीट्स ही यहाँ पर अलॉट हुई है। ना यहाँ पर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के साथ कुछ खराब हुआ, ना ही इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के साथ, दोनों को बराबर से ही इस बार एसएससी ने सीट्स अलॉट करी हैं। तो आओ चलो ये हम सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं, फिर मैं एक पूरी प्लानिंग आपको बताती हूँ कि भाई आपको क्या टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप एक एब्सर्ड हायर एंट्रोपी वाली स्टडी कर रहे हो तो ये बात मान के चलना कि आपको नेटवर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको नेटवर्क आउटपुट मिले तो आपको अपनी एंट्रोपी को मिनिमाइज करना होगा और बहुत ही डायरेक्शनल वर्क डन करना पड़ेगा। और डायरेक्शनल वर्क डन करने के लिए सबसे पहले एक तगड़ी स्ट्रैटेजी और टारगेट आपको पता होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट अगर आपको टारगेट ही नहीं पता कि भाई मेरे को टारगेट करना क्या है 2024 में, मुझे किस टारगेट को लांघना है 2024 में, वो आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको टारगेट करोगे कैसे, आप प्लान कैसे करोगे, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको सच्चाई बता देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सच्चाई बता देना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम कट ऑफ तो इतना हाई गया, उसके बाद आप ये क्यों कह रही हो कि 2023 बहुत अच्छा साल रहा। वो इसलिए डियर, कट ऑफ तो हर साल हाई रहता है, उसमें क्या नया हुआ है ना। पिछले आप इतने सालों से देख सकते हो, पिछले लास्ट 5 ईयर से आप देखो कट ऑफ जो है आसमान ही छू रहा है। लेकिन 2023 में अच्छी खासे सीट्स का बाइफर्केशन हुआ है। आपको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एज अ फैकल्टी मैंने भी एग्जाम दिया है, आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2017 में मैंने भी एग्जाम दिया और ये एग्जाम पूरा क्वालिफाई किया, प्री मेन सब क्वालिफाई किया। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके सेट दिमाग में ये नहीं है भाई कट ऑफ तो ये जाता ही जाता है, एसएससी जेईई का स्टैंडर्ड ये है, अगर आप इस स्टैंडर्ड को, आप इस कट ऑफ को नहीं मतलब कंपीट कर पा रहे हो, आप इस कट ऑफ के पास नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अपने दिमाग का लेवल इस कट ऑफ के पास नहीं लेके जा पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अगर इस कट ऑफ में नहीं जा पा रही है तो बेटा वो आपकी गलती है। आप कहो ना कि आप कंपीट नहीं कर सकते हो। कट ऑफ 400 के ऊपर तो जाएगी ही जाएगी,
आपको अगर याद होगा पहले भी मैंने सेशंस बनाए थे और मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कट ऑफ है 400 के ऊपर जानी ही जानी है, वो तो जा ही रही है। आप इसको ऐसे कह सकते हो भाई ये सीट्स हैं, है ना, 250 सीट्स निकाली अगर एसएससी ने, ये सीट्स हैं, ये खाली हैं, ये सबके लिए है, एवरीवन इज देयर टू कम्पीट। अगर कोई बंदा आपसे ज्यादा मेहनत करके उस कट ऑफ को सेट कर दे रहा है तो ये तो आपकी गलती है ना कि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि आप धोखे में या अंधेरे में ना रहें, सच्चाई को फोकस करें। आओ चलो हम जरा सा कट ऑफ के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या कट ऑफ रही, समझ रहे हो, क्या कट ऑफ रही, उसके हिसाब से अब मेरे को टारगेट क्या करना है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो यार, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये एसएससी जे 2023 का इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल स्टूडेंट्स, वो लोग थोड़ा ज़्यादा लकी हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं तो उसके हिसाब से उनकी कट ऑफ जाती है। पर मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पर बातें कर रही हूँ क्योंकि इनकी कट ऑफ सेम जाती है और एक साथ डिसाइड होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपर की बात करूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स की बात करूंगी क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल की कट ऑफ को देख करके अपने दिमाग की सेटिंग करते हो तो वो वही बात है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स, है ना। तो स्टार्स तो आप टारगेट एक बड़ा सेट करो, है ना। आप देखो यार, कट ऑफ जो है ये एसएससी जे 2023 की 130 मार्क्स कट ऑफ है सीबीटी 1 की, ठीक है, सीबीटी 1 की कट ऑफ 131 है, ठीक है। अगर यार इसको तुम ध्यान से देखो, एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है तो 131 अगर कट ऑफ है तो लगभग जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ उसने 131 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। तो 140 तो तुम मान ही लो, अगर नेगेटिव मार्किंग अब तुम कर लोगे तो 140 क्वेश्चन तुमको सही करने ही है, ठीक है। ये तो भैया कट ऑफ है, मैक्सिमम तो पता नहीं कितना गया होगा, ठीक है, ये कट ऑफ है सीबीटी 1 की। अब तुम सीबीटी 2 के कट ऑफ में आ जाओ। यहां पर अगर आप तुम ध्यान दोगे, यहां पर डियर अगर आप ध्यान दोगे, एक मिनट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां पर आप देखो ये सी कैटेगरी लिखी हुई है, ये सी आपकी जो कैटेगरी है ना वो सीपीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है, समझ रहे हो बात को, ये सीपीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है। और सीपीडब्ल्यूडी की कैटेगरी जो सी है ना उस पर आप अपर की कट ऑफ देखो, सबसे नीचे लिखी होती है अपर की कट ऑफ, और वो लगभग आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आई बिलीव कि मैं एक बार इसको ऊपर कर देती हूँ, यस देखो 416 मार्क्स है, 416 मार्क्स आई है आपकी जो कट ऑफ है सीपीडब्ल्यूडी की, जिसका कोड सी है, 416 मार्क्स, 416 मार्क्स कट ऑफ है। इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चे होंगे, ये लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स है जो यहाँ पे इन्होंने टोटल मार्क्स लिखा है, और 267 वो लास्ट स्टूडेंट, मतलब 267 के ऊपर ही सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 में अगर आप देखोगे 267 मार्क्स वो लास्ट बच्चा लेकर के आया है जिसको सीपीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट से मिला है। एंड लगभग मैं आपको बताऊं 55 सीटें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को मिली है, 55 लगभग आपको इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को मिली है, लगभग यही बाइफरकेशन इस बार हुआ है। अब अगर ध्यान से देखोगे 267 मार्क्स, समझ रहे हो, मैं इसकी अभी एनालिसिस करूंगी। 267 मार्क्स, 3 नंबर का एक क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखो ई वाला, देखो ई वाला जो सेंट्रल वाटर कमीशन की कट ऑफ है, अगर इसको देखेंगे तो भैया यहाँ पर क्या चल रहा है, ई वाला अगर हम यूआर की कट ऑफ देखेंगे 409, 268 देख रहे हो, 267 यहाँ पे रहा और 268 यहाँ पे रहा, ठीक है। और आप देखोगे ई वाला जो अपर वाला है 409 इसकी टोटल कट ऑफ रही है, तो एनी हाउ 416 टोटल कट ऑफ रही है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मार्क है, लेकिन ये ऐसा मार्क नहीं है कि ये अनअचीवेबल है। बच्चों को सीट्स तो मिली है ना, है ना, 250 बच्चों को 250 टोटल सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल मिला के, सीट्स अलॉट तो हुआ ही है ना। अब आपको ये सोचना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है कि देखो हर बंदा ये चाहता है कि उसको सीपीडब्ल्यूडी की सीट मिले, हर बंदा ये चाहता है उसको सेंट्रल वाटर कमीशन मिले। सबसे पहला जो कोड होता है जो स्टूडेंट फिल करते हैं, जो चॉइस होती है वो सीपीडब्ल्यूडी की ही होती है। तो मैं सीपीडब्ल्यूडी का ही टारगेट यहाँ पे आपको सेट करके दूंगी कि भैया कितना कितना क्वेश्चन सही करना होगा आपको, तब जाकर के आप ये मान सकते हो कि आपको सीपीडब्ल्यूडी अलॉट होगा। लेट मी टेल यू, इस बार तो सीपीडब्ल्यूडी अच्छा खासा अलॉट हुआ है, इसीलिए सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन की कट ऑफ आपको ये 400 कितनी दिख रही है, 409 दिख रही है। अदरवाइज ये कट ऑफ और भी ऊपर चली जाती अगर वो अलॉटमेंट नहीं हुआ होता तो, लेकिन एनी हाउ 416 टोटल है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ ना यार, अब मैं आपको एक
जो आपका टारगेट हो सकता है ना, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगी। बाकी भी आप देख लो, अगर आप ए वाला कोड देखोगे, इसमें भी जो अपर की कट ऑफ है वो 404 है। अगर आप सी वाला कोड देखोगे 416 है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। कितना है ये? ए वाले कोड के लिए 404 है, ये 416 है। ई वाले कोड के लिए जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन है 409 है। उसके बाद एच वाले कोड के लिए 406 है, जे वाले कोड के लिए भी 414 है। तो यहाँ पे मैं कट ऑफ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। 404 है, ये आपका 416 है, ये आपका 409 है, और ये आपका 406 है ना, और ये भी आपका 414 है। तो भैया देखो 400 से तो ऊपर ही है, पूरी सारी कट ऑफ 400 से ऊपर है। तो मैं जो ये CPWD का डिपार्टमेंट दिख रहा है ना 416 वाला, मैं इसको टारगेट के लिए आपको कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है। और जो ये मैंने टारगेट सेट किया है, मैंने कैलकुलेटर भी रखा है ताकि मैं सब कुछ आपको बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करके बता पाऊँ कि आप यार क्या टारगेट करो 2024 के लिए, ठीक है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि चलो और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो CBT 1 का सबसे पहले एग्जाम होगा, ठीक है। CBT 1 का जो एग्जाम होता है उसमें 3 चीजें हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, आपके पास रीजनिंग है, ठीक है। ये मैं सब कुछ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट जो सिविल का एग्जाम दे रहा है वो कृपया करके इस टारगेट को ना देखे, क्योंकि उसके लिए ये है नहीं, ये सिर्फ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। रीजनिंग होता है, उसके बाद आपका GS प्लस GK होता है, एंड डियर उसके बाद आपका टेक्निकल एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें डियर 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है, एंड यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स की आती है, जो GSGK है वो भी 50 मार्क्स का आता है, जो टेक्निकल है वो सॉरी 100 मार्क्स का आता है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने और लामिया मैम ने मिलकर के इतने सारे इंटरव्यूज किए, और सारे स्टूडेंट्स का मैं समीकरण आपको बता रही हूँ। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, सबसे मैक्सिमम स्कोर अगर किसी का रहा है तो वो टेक्निकल में। टेक्निकल मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। लेट मी टेल यू, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो ना, तो टेक्निकल में मैं यहाँ पे टारगेट लिख रही हूँ, टेक्निकल में एटलीस्ट आपको 90 से 95 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। ये टारगेट है जो ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। रीजनिंग में भी डियर, रीजनिंग में भी 40 से लेके 45 से लेके 48 मार्क्स तक। मैंने भी SSC JEE का पेपर दिया है, लेट मी टेल यू 2017 में मैंने खुद 48 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 50। तो मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि आपको जो स्कोर करना है वो 45 से लेकर के 48 मार्क्स का टारगेट रखना है। देखो स्कोर तो अलग बात है, टारगेट क्या, आप जब पढ़ रहे हो तो किस चीज़ पे कितना फोकस करो, मैं उसकी बात करूँ। तो आपको टारगेट जो है 45 से 48 मार्क्स रखना है। टेक्निकल में जो टारगेट है 90 से 95 रखना है। GSGK आप बिलीव नहीं करोगे, इतने लोगों को इंटरव्यू किया, सबका ऐसे ही 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी का 20 नंबर, सबका ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, GSGK में भी यार आप 15 से 20 मार्क्स, ज़्यादा नहीं, 30-40 नंबर आ नहीं सकते आपके, इसमें आ भी सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, पर अगर टारगेट सेट करना है तो 15 से 20 मार्क्स का जो टारगेट है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। अगर इसका मैं अपर लिमिट भी, ओ आई एम सो सॉरी, ये 90 से 95 है बच्चा, ये यहाँ पे 50 लिख दिया मैंने, 90 से 95 मार्क्स है भाई। इसको तुम सबको ऐड कर लो, समझ रहे हो। अगर इन सबको तुम ऐड करोगे ना, तो देखो अगर इसका मैं 45 ले लूँ, ठीक है, 45 मार्क्स प्लस 45 क्वेश्चन एक ही बात है, क्योंकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, प्लस इसमें भी मैं ऊपर वाला ले लूँ 20 नंबर ले लूँ टारगेट, प्लस अगर इसमें भी मैं मैक्सिमम वाला ले लूँ, चलो 95 ना लेके 90 ले लूँ, तो ये टोटल कितना होता है डियर, ये टोटल कितना होता है डियर, 45 प्लस 20 प्लस 90, ठीक है। ये टोटल 150 मार्क्स का टारगेट है CBT 1 में। 150 मार्क्स के टारगेट का मतलब है कि लगभग 155 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे, समझ रहे हो। करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग वार्किंग सब कुछ मिला करके आपको 155 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। तो मतलब क्या है, अगर आप अटेम्प्ट की बात करो ना, तो ये 170 अटेम्प्ट चला जाएगा, 180 चला जाएगा, पर कट कटा करके आपको 155 नंबर आप यहाँ पे ला पाओगे। ये तो CBT 1 का हो गया मामला। यही टारगेट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब कोई इस क्लास में, इस वीडियो में आके नीचे कमेंट भी करेगा, ये कैसी बहुराई वाली बातें कर रही हैं मैडम यहाँ खड़े होकर के, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये क्या कह रही है, कौन लेके आएगा 95 नंबर, कौन लेके आएगा 45, कौन लेके आएगा 15। भाई साहब अगर नहीं लेके आओगे ना तो सीट अलॉट नहीं होगी, ये तुम लिख के रख लो,
ठीक है, मैं यहाँ पे मजाक करने के लिए मूड में बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टारगेट्स ये है, अगर तुम अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो, अदरवाइज कोई ना कोई तो है इस देश में। पैन इंडिया ये एग्जाम हो रहा है, लोगों की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अगर तुम अपना टारगेट नहीं सेट कर रहे, इतने स्टूडेंट्स तो हो ही जाएंगे अपने देश में जो ये टारगेट सेट करके सीट अलॉट करवा लेंगे। फिर तुम बस यही रोते रह जाओगे, टारगेट हाई जा रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है। कट ऑफ हाई जाने का रोना रोना बंद करो भाई, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो। और मैं एक चीज भी ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम ये टारगेट नहीं कर सकते हो ना तो पढ़ो ही मत, क्योंकि वैसे ही नौकरी नहीं लगने वाली, कुछ और कर लो। समझ में आ रही है बात? या आप ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो, अपने लिए जो टारगेट सेट कर रहे हो आप देख लो, आप 6 महीने में कर सकते हो, साल भर में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो, पर हाँ ये टारगेट में कमी ना करना। समझ में आ रही बात? अब मैं सीबीटी 2 की बात करती हूँ। देखो सीबीटी 2 होता है, ठीक है, सीबीटी 2 में जो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं डियर, एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप अगर कट ऑफ वगैरह देखना शुरू करोगे ना, तो मैं ये मान के चलती हूँ 267 तो मिनिमम वाले बच्चे का था। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों से बात करी है कि 99 अटेम्प्ट किए, 94 सही हो गए। समझ रहे हो बात को? मैं यहाँ पे आपसे कहती हूँ कि आप जो टारगेट लेके चल रहे हो ना, देखो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट करना है वो मैं हरे रंग से लिख देती हूँ, लगभग 260 से 280 मार्क्स का टारगेट रखना है। 260 से 280 मार्क्स का टारगेट रखना ही रखना है। एंड ये असंभव टारगेट नहीं है। जितना भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स ये टारगेट सेट करके, ये टारगेट लेकर के अचीव भी किए हैं। तो ये टारगेट कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, इसको अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग आपको 90 से या 85 कह लो यार, 85 से 95 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट होने चाहिए। तब जा करके जब आप सीबीटी 1 ऐड करोगे, सीबीटी 2, अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी थे जो 425 नंबर हैं, 430 नंबर, 429 भी एक स्टूडेंट है जिसका इंटरव्यू लिया है। तो ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इन सबको काउंट करोगे, अगर आप इसका एक एवरेज काउंट कर लो, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 को अगर तुम ऐड कर रहे हो, तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 02 को तुम ऐड भी कर रहे हो तो 155 मार्क्स, प्लस इसका तुम एवरेज ऐड कर लो 270 मार्क्स। इसको ऐड करो तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अब सीबीटी जो CPWD है उसके टारगेट को अचीव कर चुके हो। तो 425 ये टोटल हो रहा है, कितना? 425 मार्क्स आउट ऑफ 500। अगर तुमने ये टारगेट कर लिया, समझ रहे हो? देखो ये टारगेट मैं आपको बता रही हूँ, समझ में आ रही है बात? अचीव अगर तुम 2 4 10 नंबर कम भी करोगे ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं टारगेट आपको बता रही हूँ कि आप कम से कम 425 से लेकर के 450 तक भी टारगेट बना करके अगर अपनी स्टडी कर रहे हो तो ही आप सेलेक्ट हो पाओगे। और ये सच्चाई से रूबरू करवाना है। अब देखो यहाँ पे बाइफर्केशन से मुझे ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो टेक्निकल ही है। अगर स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में 95 मार्क्स लेके आए हैं, अचीव किया है, इतने क्वेश्चन ठीक किए हैं, यहाँ पर भी आप देखो 100 क्वेश्चंस में 92, 93, 94, 95 क्वेश्चंस आप करेक्ट करो, ये अचीवेबल टारगेट्स है। बहुत सारे बच्चे अचीव इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स के टारगेट्स बताए हैं कि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, आप इन टारगेट्स को देखो, इनसे रूबरू हो, इन्हें फील करो, अपने डीएनए में उतारो और अपनी दिन भर की जो एक्टिविटी है वो इसी टारगेट्स को मद्देनजर करते हुए आप प्लान करिए। आप दिन भर में सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में हर वक्त ये होना चाहिए कि आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक कदम अगर उठ रहा है, आपकी एक एक एक्टिविटी अगर हो रही है तो इसी टारगेट को सेट करते हुए हो रही है। तब जाकर के 2024 में आप अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे, फिर अपने टीचर्स का भी नाम रोशन करेंगे जिससे आप पढ़ रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़े हैं अशोका बैच में, तो मैं अशोका बैच में वैसे भी ये टारगेट लेके सेट करके बच्चों को बता के ही चलती हूँ।
ठीक है, कि इतना तो बेटा करना ही करना है ना। सो डियर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाह रही थी, एक टारगेट सेट करना चाह रही थी कि भाई 2023 को मद्देनजर रखते हुए 2024 में क्या टारगेट सेट करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये टारगेट आपकी पढ़ाई के लिए है। जब एक्चुअल एग्जाम होता है तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है, पर अगर आपने ये टारगेट किया है, अगर आप इजी पेपर में 430 नंबर टोटल ले आने के काबिल हैं, तो टफ पेपर में जब आपके 390 आएंगे ना, तब भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा। समझ रहे हो, ये अपने आप की काबिलियत को सेट करने के लिए टारगेट मैंने बताया है। पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है। लेट मी टेल यू, 2023 का पेपर बहुत इजी था। समझ में आ रही बात? पेपर वॉज ईजी, इट वॉज एन ईजियर टोन। बहुत डीप डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया था, ऊपर ही ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन सीबीटी 2 में भी यही हुआ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, बहुत ही ऊपर ऊपर पूछा था। तो इस तरह के केस में कट ऑफ तो हाई जाएगा ही ना। अगर बहुत टफ पेपर बनाएंगे तो हो सकता है कट ऑफ नीचे आए, लेकिन आप कट ऑफ के अंदर होंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने ये टारगेट किया है तो। समझ रहे हो बात को? अगर आपने बच्चा ये टारगेट किया है तो बिलीव मी, आप अगर अपने आप को इस लायक बना रहे हो, आप टारगेट के अंदर रहोगे, कट ऑफ के अंदर रहोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो मीनू मैम PW आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। वहां पर मैं ये जो मैंने टारगेट बनाया है, आप मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने यहाँ पर सेट किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप से इसको लिख भी लीजिए। अदरवाइज इसकी जो PDF है इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगी, आप चाहें तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड कृपया करके अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैम ने ये टारगेट बहुत ऊंचा सेट किया है, लेट मी टेल यू, मैंने ये टारगेट सिर्फ उन बच्चों के लिए सेट किया है जो एक्चुअली में सेलेक्ट होंगे। और ये एक रियल टाइम टेस्टिंग है, समझो बात को। ये रियल टाइम एनालिसिस मैंने की है। मैंने अंधेरा, वो जो होता है ना एक फॉगी सिचुएशन, मैंने आपके आंखों के सामने से एक परत, एक लेयर, एक फॉग हटाने की कोशिश करी है कि बच्चा देख लो, समझ लो और संभल जाओ। टाइम रहते संभल जाओ, अपने टारगेट्स को वैसा सेट करो जो एक्चुअली डिमांड कर रहा है। देखो यार, जो डिमांड है उसकी सप्लाई दोगे तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेपर का लेवल कुछ और चल रहा है और तुम कहीं और चल रहे हो, और फिर ऐसे में तो सब खिचड़ी बन जाती है, और खिचड़ी बनने के बाद तो खिचड़ी खाने को मिलती है, तो आप खाते रहोगे। समझ रहे हो बात को? चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।